इच्छामि क्षमा समणो वंदे उजाणी जाय निश्चित्याय वंदनामि। इचकार सूराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी देव रात पाणीनो लाभ देजो जी। इच्छामि क्षमा समणो वंदे उजाणी जाय निश्चित्याय वंदनामि। इच्छा काळेना संधीसौ भगवान अभूठ्यो मी अभिंतर राय्यम खामेऊ क्षम खामे मी राय्यम जंकिंती अपत्यम पटपत्यम भट्टे पाणी विन्ये रेयावते आलावे सन्नावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उडी भाषाए जंकिंती मध्य विनय परिहीनम तुहुम वायरम वा उद्धे जानम अहम न जानामि तत्समिच्छामि रुद्रम। धर्म लाभ बहुत बहुत इच्छामि क्षमा समणो वंदे उजाणी जाय इच्छा कारणा संधीसौ भगवान वायना संधीसौ इच्छामि क्षमा समणो वंदे उजाणी जाय निश्चित्याय वंदनामि। इच्छा कारणा संधीसौ भगवान वायना लेशु ले जाओ इच्छामि क्षमा समणो वंदे उजाणी जाय निश्चित्याय वंदनामि। इच्छारी भगवान बसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्या नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुनं एषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंतो जय जगप्रिया महाभय जय सुयाण भवो तेतयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणम् जय महप्पा महावीर वंदे माय सम्भागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरमते तयरम्यमासते सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्मला बहुत मथेण वंदामी मथेण वंदामी साहेब सबको धर्मलाभ आशीर्वाद। शरीर को समझने के लिए हम जो विचार कर रहे हैं, this physical structure having the different systems. The basic first system is only the digestion system, then the respiratory system,
जिस प्रकार के जैसे अलग अलग सिस्टम जो हमारे शरीर में चल रही है, लेकिन शरीर का बेसिक इंजन जो है वो ये डाइजेशन सिस्टम है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो परफेक्ट नहीं है, डाइजेशन आपका सही नहीं है, तो आप निश्चित समझिए कि शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस अवश्य होगा। ख्याल आया आपको? शरीर किस पर चल रहा है हमारा? शरीर हमारा चल रहा है डाइजेशन सिस्टम पर चल रहा है। अब ये डाइजेशन सिस्टम आपके लिए महत्व का है। सबसे बड़ा जो है ये हमारा स्टमक जो है, और इधर आपके पास ये जो है ये लीवर है। अब लीवर हमारा साथ दे रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये है, और ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन। अब सिस्टम जब हमारी चल रही है, अगर आपका डाइजेशन परफेक्ट नहीं है तो इसमें से कफ बढ़ता जाएगा। तो कफ बढ़ जाएगा तो वो कफ कहाँ स्टोर कहाँ होगा? कफ को स्टोरेज करने के लिए कहाँ चाहिए? तो आकर के कफ जो है वो कई बार आपके कंठ में, गले में आकर के यहाँ इकट्ठा हो जाता है, फिर ये साइनस के पोर्शन में यहाँ इकट्ठा हो जाता है। अब ये सारी जगह जिस तरह से आपका कफ जमा हो जाए, अब उस कफ को दूसरे वायरस जो है वो अपना घर बना लेते हैं। शरीर की सिस्टम बिगड़ रही है। वात, पित्त और कफ तीनों का जो बैलेंस बनना चाहिए था, अब वो बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है सर। शरीर के अंदर थोड़ा सा भी अगर कम ज्यादा इधर उधर कुछ भी होता है तो समस्या जरूर होने वाली है। जैसे हमारी एज बढ़ती है, बाहरी शरीर जैसे आपकी उम्र दिखाता है, वैसे इंटरनल ऑर्गन्स आर आल्सो इफेक्टेड विद दैट। सो इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर लीवर है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है। स्टमक तो क्या है? खाली स्टोरेज के लिए। जैसे ही आपने भोजन किया, खाना पीना आपका शुरू हुआ, अब वो आकर के आपके स्टमक में तो स्टोरेज ही होने वाला है सिर्फ। अब सबसे पहले आपने खाने का विवेक नहीं रखा, जो हमारे डाइजेशन के हिसाब से खाना है। सबसे पहले आप ये समझिए, हर व्यक्ति अपना डाइजेशन समझकर खा रहा है या वो अपना जो है स्वाद देख कर के खा रहा है? बोलो कांति भाई, શું કહેશો? સ્વાદ લઈને નહીં ખાવું જોઈએ. ડાયજેશન કેવી રીતે થાય છે ફૂડ, ધેટ્સ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. हाँ, अब ये आपने समझा कि देखो डाइजेशन कैपेसिटी, डाइजेशन पावर, डाइजेशन के हिसाब से हमको खाना है, लेकिन लोग अधिकांश 90% वो अपने टेस्ट के हिसाब से खा लेते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है इससे भी ज्यादा, वंस यू आर ईटिंग एनीथिंग, इफ इट इज गोज इन योर स्टमक एंड स्टमक इज नॉट एम्प्टी, अगेन यू आर ईटिंग द अदर थिंग्स। जब आपने एक बार खा लिया, अब आपका डाइजेशन होकर पेट खाली होकर आगे नहीं गया है, फिर दोबारा कुछ खा लिया सब, तो क्या होगा? वो पहले का खाया हुआ वो भी बिगड़ेगा, नया आया हुआ खाना वो भी बिगड़ेगा। अब मैं आपको इंडिया के यहाँ की बात करता हूँ। कई लोग चाय पीने के बाद खाते हैं, या कई लोग खाने के बाद में चाय पी लेते हैं। आपके वहाँ तो अमेरिका में नहीं होंगे ऐसे, लेकिन इंडिया में अगर किसी को एकासना करना है, किसी को बियासना करना है, हम लोग, हमारी बात करें, हम जैन लोग हैं जो तप, तपस्या, व्रत, नियम करते रहते हैं, लेकिन अगर एकासना आ गया तो बोलते हैं अरे पहले चाय पी लूं फिर बाद में खाना खा लूं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, पहले मैंने थोड़ी सी चाय पी थी तो भोजन के बाद में लास्ट में 1 कप और पी लूं सर। अब वो खाना पूरा जो खाया हुआ है वो सारा जहर हो जाता है। अब आप देखिए, कुछ लोग खाने के तुरंत बाद जो है तंबाकू खाते हैं, या खाने के तुरंत बाद उठकर जाकर स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं भगवान जाने। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है वो है हमारा लीवर।
और जिसका लीवर डैमेज होता है, लीवर अपना पाचन करना मंद करता है, तब जाकर के बीमारियां शुरू होती है। अब ये किसी को भी पता नहीं चलता है कि मेरा लीवर जो है फंक्शन कितने परसेंटेज कर रहा है, कोई नहीं जानता है, कोई समझने को तैयार नहीं। मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन भी सीवियर हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका लीवर वीक हो रहा है। ओवर गैसेस भी हो रहे हैं तो भी आप समझ लीजिए कि लीवर आपका कमजोर पड़ रहा है। क्यों आपका डाइजेशन वीक हो रहा है, ये हमको पहले समझना है। और डाइजेशन वीक होगा तो जाकर के उनको जो है निश्चित रूप से डायबिटीज होनी ही होनी। फिर देखिए, फिर आप कर्म की थ्योरी पे आ गए। તમે કહેશો ના ના હવે સાહેબ એમના કર્મ એવા જતા એટલે એમને ડાયાબિટીસ થવાનું લખેલું જ હતું એટલે પછી થાય જ ને। अब ये कर्म की थ्योरी महावीर ने ऐसी बताई है क्या? अब ये हमको समझना पड़ेगा सर। तो आप पहले अपनी तरफ से ये देखिए सिस्टम क्या है अंदर। अंदर के डाइजेशन सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, एंड व्हाट आर द रोल ऑफ दैट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड व्हाट इज द फंक्शनिंग सिस्टम, समझे कि नहीं? क्योंकि यहीं से पूरे बॉडी में जाने वाले। आपका सिर दर्द भी हो रहा है, कफ एंड कोल्ड हो रहा है, आपको जो है खांसी छींकें आ रही है, तो वो शरीर अपनी नेचर से चल रहा है। नेचुरल फॉर्म में शरीर जो है, अगर कफ बना है तो उसको बाहर फेंकना जरूरी हो गया। ओवर गैसेस बनी है तो उसको बाहर फेंकनी जरूरी है। स्टूल तैयार हो रहा है तो शरीर को बाहर फेंकना अनिवार्य है। यूरिन बन रहा है तो यूरिन बाहर फेंकना अनिवार्य है। आप अगर कभी कोई कोको कोला पीता है, कोई स्प्राइट पीता है, कोई पेप्सी पीता है, कोई कलर काले क्या क्या पीते हैं, किसी को भी यूरिन कलर का आता है क्या? पॉसिबल नहीं है। मेल हो या फीमेल हो, आप पेप्सी पियोगे तो भी यूरिन आपका जो व्हाइट आता है व्हाइट ही आए। आप कोको कोला पियोगे तो भी यूरिन जो है तो इतना अंदर फिल्टर कहाँ होता है, कहाँ जाता है इतना सब? लेकिन पहले अब हमको चाहिए बुद्धि का विवेक। देखिए यहाँ अंदर लीवर के पास बुद्धि नहीं है, स्टमक के पास कोई इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है, इंटेस्टाइन के पास कुछ भी नहीं है, वो अपनी इंटरनल सिस्टम है वो चल रही है। लेकिन बुद्धि का विवेक तो हमको चाहिए कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मुझे क्या खाना चाहिए क्या ना खाना चाहिए। आप पेप्सी कोको कोला, इट इज जस्ट लाइक द टॉयलेट क्लीनर। आप देखो एक बार पेप्सी लाकर कोको कोला लाकर टॉयलेट क्लीन करके देखो कैसा रिजल्ट आता है, और वो हम अपने पेट में पी लें तो बुद्धि का विवेक तो हमने पहले ही नष्ट कर दिया। अब पेप्सी कोको कोला अंदर जाएगा तो इट कंटेन्स दैट टाइप ऑफ पॉइजन, वो क्या इफेक्ट करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा, वो आपको अंदर समझना ही समझना है। लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसा। फ्रिज भरे पड़े हैं लोगों के, पेप्सी की 10 बोतल है, कोको कोला की 10 बोतल है। अब कब की बनी हुई है, कितने लंबे टाइम से बनी हुई है। ये बिस्लरी तो और खतरनाक खेल है। बिस्लरी वाटर जो है प्लास्टिक के अंदर पैक्ड बोतल पानी की महीने पहले से पड़ी है, 2 महीने पहले से पड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग कब की है, आपने ला करके रखी है, और सब फ्रीज। फ्रीज तो मतलब गोडाउन हो गया है आपका। इतना खतरनाक गोडाउन हो गया है कि हर चीज फ्रीज में, फ्रूट्स भी फ्रीज में, वेजिटेबल्स भी फ्रीज में, ड्राई फ्रूट्स भी फ्रीज में, न मालूम कितनी चीजें फ्रीज में आप रखते हो। सबसे पहले हमारे शरीर का दुश्मन है फ्रीज। बोलो भरत भाई, शू बोलशो, पाछू रिपीट करशो? म्यूट में तो भरत भाई। चलो नीति बेन बोलेंगे आप? शरीरનો મોટો દુશ્મન છે ફ્રીજ। मथेन बंदामी महाराज जी, आपने अभी ये बताया कि फ्रिज हमारा सबसे बड़ा, हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों है, पहले ये सिद्ध करिए। आप पहले अपने पेट पर हाथ रख करके देखिए कि टेम्परेचर कितना गर्म है, और सिर पर हाथ रख करके देखिए कि आपका टेम्परेचर गर्म है कि नहीं है।
पैरों पर हाथ रख करके देखिए कि आपका पैर गर्म है कि ठंडा है। अब शास्त्र नियम बता रहा है कि आप पेट पर हाथ रखिए और देखिए कितना तवे के जैसा गर्म हुआ है, तब खाने बैठिए, नहीं तो नहीं खाते। कितनी भी बढ़िया अच्छी वस्तु बनी हो, हलवा पूरी बनी हो, शीरा पूरी हो या कुछ भी बना हो, आप पहले अपने पेट को पूछो खाओ कि नहीं। तो पहले अपने पेट पर हाथ रख करके देखो कि गर्म है, रोटी सेकते हैं उस तवे के मुताबिक गर्म है तो खाने बैठिए, नहीं तो मत खाइए। लेकिन ये अगर कोई सामने वाला बोले कि नहीं 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 नहीं, अरे आज तो बढ़िया हलवा पूरी बनाई है साहब, अब वो शब्द सुनोगे, जीभ पर पानी आएगा, मुंह में इच्छा हो जाएगी, टेस्ट के अधीन हो जाओगे और फिर आप खाने बैठ जाओगे। तो समझ लो कि आप अपने ही लीवर पर, पेट के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। हम अपने लीवर का नुकसान कर रहे हैं। क्यों? लीवर का क्या रोल है? आपने अगर हलवा पूरी लिया है, प्लेट के अंदर थाली में लिया है, तो घी थाली में लगेगा, चिकना कितनी हो जाएगी थाली, आपको साबुन से धोनी पड़ेगी। तो अंदर इतना घी तेल जाएगा तो अंदर साबुन कहाँ लगाएंगे आप? अंदर कोई साबुन का सर्फ डाल करके आप डिटर्जेंट पाउडर डाल के पानी घोल के पिएंगे तब जाकर साफ होता है क्या अंदर? तो लीवर का काम है, लीवर अपना एसिड बनाता है, लीवर जूस जो तैयार होता है वो जा करके आपके घी तेल की चिकनाहट वगैरह सारी क्लीन करके वो अपने ऑर्गन्स को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करके रखता है। कितना बड़ा काम हो रहा है। लेकिन अगर घी हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, फिर भी हम अगर खा रहे हैं, या घी की क्वालिटी ही थर्ड ग्रेड की है, खराब है, फिर भी आप खा रहे हो, तो वो जा करके अंदर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के रूप में किसी न किसी आर्टरीज और वेन के अंदर स्टोरेज होगा। ये निश्चित बात है। ये हमको पहले समझना है कि खाने के लिए पहले घी की क्वालिटी सही है कि नहीं है। आजकल जो घी बन रहा है हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस के अंदर 40% इज पिग फैट, 40% is palm oil, and then just they are boiling on the hydrogenated process, and 10% essence and 10% original ghee। अब ये आपको बना करके दिया है, आपकी बॉडी कैसे पचाएगी? अब किसी को तो मिल रहा है 390 रुपीज पर केजी, किसी को 490 में, किसी को 590 में, किसी को 600 700 में, कहाँ किसको किस रूप में अवेलेबल है, किसी को डेयरी प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है, किसी को पर्सनल किस तरह से मिल रहा है, जैसे तैसे कैसा भी घी ला करके तेल ला करके लोग खाने को तैयार। अब बताइए आप ओरिजिनल गिर गाय का देशी बिलौना से बनाया हो घी है तो वो आपको डाइजेस्ट होगा, ये आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये पिग फैट जो है वो अंदर जाकर कोलेस्ट्रॉल के रूप में सेट होनी ही होनी है। और पाम ऑयल आपको कैंसर तक ले जा सकता है, इतना खतरनाक है। लेकिन अब कैसे बचना ये आप सोच लो। आप करोड़पति हैं या लखपति हैं, आखिर बाजार में तो जो मिलेगा वही ला करके खाने वाले। और श्रीमंत है तो नौकर को भेजोगे, जा भैया लेके आ जा। आप तो करोड़पति हैं, लेकिन वो नौकर जाएगा, जो मिलेगा वो लाएगा। अब ये आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपका डाइजेशन परफेक्ट है, लीवर पावरफुल है, पेट हमेशा बरोबर आपका तवे की तरह से तपा हुआ गर्म रहता है, और तब आप खाएं साहब, तब भोजन करने बैठें, तो फिर आपको डाइजेस्ट होगा। नहीं, भूख नहीं लगी है और खाने बैठते हैं तो समझ लीजिए कि आप डायबिटीज की दिशा में जा रहे हैं। और डायबिटीज होने के बाद अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए तो लाइफ में भी डायबिटीज का रोग नहीं मिटने वाला है, ये निश्चित बात है। डायबिटीज की गोलियां आप कितनी भी खाते रहो, ये केमिकली जाकर के ब्लड के अंदर जो है ये अप एंड डाउन करता रहेगा, कभी नहीं मिटने वाला।
और आजकल जितने भी आप कोरोना के शिकार बन रहे हैं वो मैक्सिमम डायबिटीज वाले ज्यादा बन रहे हैं। आप देखिए पहले जाकर के, और अभी जो ये चल रहा है माइक्रोमसल्स का, जो ब्लैक फंगस का चल रहा है, उसमें डायबिटीज वाले ही शिकार बनते जा रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? उनकी खुद की डाइजेशन कैपेसिटी खत्म हो रही है, उनका मेटाबॉलिज्म टोटली नष्ट होता जा रहा है, अंदर बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर ही नहीं रहा है कुछ भी। और ऐसी परिस्थिति में वर्तमान काल में कोरोना की ट्रीटमेंट के रूप में जिस लोगों ने रेडमिशिर लिया है, जिस लोगों ने स्टेरॉइड ज्यादा ले लिए हैं, उनका डायबिटीज इमीडिएटली 300-400 पर पहुंचेगा। फिर डायबिटीज के इंजेक्शन देंगे, फिर वापस वो 200 पर आएगा। ये खेल चल रहा है, बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। स्टीरॉइड इज नॉट सक्सेस इन कोरोना ट्रीटमेंट। लोग अपने आप से लेने लग जाते हैं। जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीटली रेडमिसिर को डिनाई कर दिया है, उसको बाहर फेंक दिया है कि नॉट यूजफुल इन कोरोना, लेकिन लोग ब्लैक में ला करके 10,000 में ले रहे हैं। अब इसका क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और डॉक्टर लोग तो भाई साहब बड़े बड़े अब स्टीरॉइड देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। जब स्टीरॉइड देंगे या रेडमिसिर देंगे तो डायबिटीज फ्लक्चुएट होकर के सीधे 300-400 पर जाएगी। शरीर में दो ही तो सिस्टम है, ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज की। इतनी जल्दी फ्लक्चुएट होगी, इतनी जल्दी फ्लक्चुएट होगी। फिर वापस उसके लिए वो दो, इसके लिए डायबिटीज बढ़ गया तो इंसुलिन दो, फिर वापस रेडमिसिर दो, फिर वापस स्टीरॉइड दो, फिर वापस। अरे ये क्या चक्र चल रहा है? डॉक्टर तो पैसा कमा लेगा, केमिस्ट वाले वो पैसा कमा लेंगे, आप अपना शरीर खो बैठे। इतने ओवरडोजेस चल रहे हैं, इतने अनाप शनाप चल रहे हैं, इतनी स्टीरॉइड ओवर चल रही है। अब स्टीरॉइड के कारण इतनी बॉडी अंदर सिस्टम का रेजिस्टेंस पावर ही खत्म हो गया, तब जाकर के लोगों को ब्लैक फंगस बहुत जल्दी हो रही है, जल्दी पकड़ रहे। अब इंडिया के अंदर राजस्थान क्या, तमिलनाडु, तेलंगाना क्या, ये पूरे स्टेट ने वहां पर ब्लैक फंगस को पेंडेमिक के रूप में डिक्लेयर कर दिया। गवर्नमेंट है डिक्लेयर दैट। अब कैसे बचेंगे आप, कैसे बचेंगे? फिर आप बोलेंगे हवा में फैल रहा है, हवा में ऐसा एयरोसोल से, एयरोसोल। अरे भाई साहब, सबसे पहले बचना बहुत जरूरी। आप नहीं बचेंगे तो आप शिकार बनते जाओगे। लाइफ में किसी को बताइए मुझे, आप किसी डॉक्टर ने पूरी लाइफ में किसी पेशेंट की डायबिटीज 100% क्योर की हो, ऐसा एक केस बताओ मुझे। एंड नाउअडेज इन द होल वर्ल्ड इंडिया इज द कैपिटल सिटी ऑफ द डायबिटीज। अब क्या करना बताइए आप हजारों वर्षों तक इंसुलिन लेते रहो। What is that insulin and what are the sources of insulin? કાંતિભાઈ બોલો, તમે જાણો છો ને? What is insulin? What are the sources of insulin? Again, that insulin is nothing but it is from the pig pancreas. The sources of that insulin, it is only coming from the pig's pancreas. अब उसमें से ला करके इंसुलिन के इंजेक्शन बना करके लोगों को दे रहे हैं। अब मेडिकल साइंस के पास तो दूसरे रास्ते ही नहीं है। सबसे पहले हम अगर अपने घर में अपनी डायबिटीज को पहले कंट्रोल करें साहब, और कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आहार की सिस्टम है, पाचन तंत्र को मजबूत करना जरूरी है। डाइजेशन पावर, एनी हाउ टू इंक्रीज द डाइजेशन पावर। अब वो कैसे बढ़ाएं हम? खाली खाते रहेंगे तो बढ़ेगा क्या? आप एक दिन भरत, एक दिन उपवास करके देखो आपका पेट कितना गर्म होता है। एक दिन उपवास करो, खाली एक दिन उपवास करेंगे, आप देखेंगे आपका पेट कितना गर्म हो रहा है। लेकिन कोई उपवास करने, अब उल्टा चक्कर चला रहे हैं, डॉक्टरों ने भी उल्टा चक्कर चला रहा है। उपवास करोगे तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उपवास करोगे तो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। ये और उल्टा चक्कर चला करके लोगों को उल्टा फंसा रहे हैं।
अभी आपको मालूम होगा कि एक यंग, ओनली 30 इयर्स के एक यंग व्यक्ति ने 108 उपवास किए, 108 उपवास। अभी अक्षय तृतीया को पारना किया और कोई कोरोना नहीं हुआ, कोई इम्यूनिटी खत्म नहीं हुई। डॉक्टर लोग चेकअप करते रहे, सब कुछ होता रहा सब। जिसको भी डायबिटीज है प्लीज वो पहले जो है उपवास पर आ जाए, आइमिल पर आ जाए, हर 2 घंटे खाना, ये गलती मत करो। एक बार जो भी कुछ यहाँ स्टमक में आ जाता है, अगर वो स्टमक के अंदर स्टोरेज हो गया है, अगर वो स्टमक में स्टोरेज हो गया है, तो अब वो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ फूड यू आर ईटिंग। इफ यू आर ईटिंग ओनली द वेजिटेबल्स, इफ यू आर ईटिंग ओनली द फ्रूट्स, तो संभव है तो आपका पेट 3 घंटे में खाली हो जाएगा। इफ यू आर ईटिंग ओनली द ड्रिंकिंग थिंग्स, liquid things, then your stomach will be empty within 2 hours, you see. But if you are eating any type of grains, अनाज खा रहे हैं, कठोल खा रहे हैं, तो शायद 6 घंटे में भी आपका स्टमक सिस्टम खाली नहीं होगी। और बिना स्टमक खाली हुए कुछ भी एक दाना भी खाना पॉइजन है। आयुर्वेद शास्त्र के अंदर इसको नाम दिया है मंदाग्नि। अग्नि मतलब शरीर का डाइजेशन पावर। अगर आपका डाइजेशन पावर वीक है, अगर कमजोर है, पाचन तंत्र ही कमजोर है, और फिर भी आप तो सब कुछ खा ही रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब पेट पचा नहीं रहा है, आपकी पेट की कैपेसिटी है 30 to 40% डाइजेशन पावर की, एंड यू आर ईटिंग द 100%। अब उसका परिणाम क्या आएगा? पेट तो उतना ही डाइजेस्ट करेगा 30 to 40%, लेकिन अब बाकी का जो है वो जा करके आपके बॉडी में स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा। अब उसमें से कफ बनेगा, कफ बन करके जो है वो आगे स्टोरेज होगा। अब इस तरह से उसकी बॉडी धीरे 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 इनडाइजेशन में जा रही है। इनडाइजेशन है फिर भी खा रहे हैं, बॉडी अपना सिग्नल दे रही है, हो या, ये बॉडी अपने सिग्नल दे रही है, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है सर। हो या होता रहेगा तो भी खाते रहेंगे सर। અને આજે તો કોઈને ત્યાં મેરેજમાં જવાનું છે, કોઈના રિસેપ્શનમાં જવાનું છે, કોઈની પાર્ટીમાં જવાનું છે, और वहाँ तो मैरिज में तो 250 आइटमें बनी हुई हैं, वहाँ तो इतने प्रोडक्ट है, हमने भी तो कवर दिया है, तो चलो वसूल तो करेंगे साहब, हम भी तो खा के आएंगे, और खाने के बाद ऊपर से आइसक्रीम खाएंगे साहब। अब ये कितनी बड़ी समस्या है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैंने एक पॉइंट आपको बोला, ध्यान से सुना हो तो, फ्रीज हमारे शरीर का दुश्मन कैसे? हमको जो भी कुछ खाना है वो बॉडी टेम्परेचर से बिलो नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी ऑन द लेवल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। अगर आप बॉडी टेम्परेचर से बहुत कम लोअर लेवल के अंदर ठंडा खाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका पेट जरूर बिगड़ेगा, डाइजेशन जरूर वीक होगा। जो लोग आइसक्रीम या फ्रीज में से ठंडा पानी निकाल कर पीते हैं उनको ही डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो अपना डाइजेशन अपने हाथों से नुकसान कर रहे हैं। तो ये नुकसान जो आपका बढ़ता जाएगा, फिर ऐसे वायरस कोई भी आ जाएंगे, फंगस कुछ भी आ जाएगा, फिर आपकी बॉडी पकड़ लेगी उसको, फिर आपका रेजिस्टेंस पावर नहीं है ऐसा। आप टेस्ट देखकर मत खाइए, अपना पेट देखकर खाइए। मने भूख लागे तो ज मारे जमवा बेसवू, नहींतर नहीं। अब क्या होगा? भरत कहता है मुझे भूख नहीं लग रही है, लेकिन पत्नी कहती है अभी 2 बज गए, देखो वो काम वाली बाई आके चली जाएगी, फिर बर्तन पड़े रहेंगे, फिर मैं नहीं करूंगी, आप जल्दी खा लो, जो भी खाना है जल्दी खा लो। फिर वो काम वाली बाई आके चली जाएगी, उसका टाइम उसी पीरियड का है, फिर आप पड़ा रहेगा। अब बेचारा क्या करेगा? वो पत्नी चिल्ला रही है बार बार, तमे नहीं जमो तो मारे वासन धोवा पड़से, मारे क्लीन करवू पड़से। अब वो बेचारा नहीं इच्छा है तो भी खा लेगा। अब 10 बार डांटेगी तो खाना ही पड़ेगा सर।
તમારે નહોતું જમવું તો પહેલા ના પાડવી હતી ને હું રસોઈ જ ના બનાવ, હવે તમારે જમવું જ પડશે. अब वो जब पाचन मंद है, भूख लगी नहीं है, वो खा रहा है, इनडाइजेशन नक्की होगा. इनडाइजेशन हुआ तो एसिडिटी बढ़ेगी, गैसेस बढ़ेंगे, पित्त बढ़ेगा. अब सब कफ की समस्या बढ़ेगी. आप अपने सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं. अब क्या करना है? ऐसी परिस्थिति के अंदर आप कई श्रीमंतों को देखिए, पूछेंगे भूख लागती ज નથી, टाइम थाय छे એટલે ખાઈ લેવું પડે છે, समय होता है और वो भी समय को सेटिंग किसके, बाई काम वाली बाई के हिसाब से समय सेटिंग करके रखना पड़ता है. अब ये सारी समस्या जो है, और उसमें भी बड़ी तकलीफ है, जब आप अपना पाचन बिगाड़ रहे हो तब आपकी वात पित्त और कफ इम्बैलेंस हो रही है. अब आप सोच लो, एसिडिटी का परसेंटेज आज जो है इंडिया में, कोई कहता है 80% है, कोई कहता है 90%. अब आपके फॉरेन की तो मुझे मालूम ही नहीं है, सब वहाँ की तो सिस्टम कैसी है. लेकिन ये जो हम दिन प्रतिदिन बिगाड़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बिगाड़ते जा रहे हैं, एक भी चीज आप बॉडी टेम्परेचर से नीचे की पेट में न डालें. हमारा पेट गटर नहीं है साहब, कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, कुछ भी खाओ, कुछ भी डालो. अरे पेट गटर नहीं है. पूरी तरह से सबके पूरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमारे स्टमक को समझो, डाइजेशन को समझो. और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि ये नहीं समझेंगे, यहाँ से जो गैसेस बनेंगे सिर पर जाएंगे, हेडेक शुरू होगा. यहाँ जो एसिड बन जाएगा वो एसिड आपके हेड पर पहुंचेंगे, वहां जाकर के आपको एसिडिटी करेगा, हेडेक बनाएगा. तो हेडेक करेगा तो क्या एस्प्रोएनासिन लेनी चाहिए? हेडेक बढ़ जाए तो क्या क्रॉसिन मेटासिन लेनी चाहिए, पैरासीटामोल लेनी चाहिए? अरे क्या कर रहे हो आप, गलती कर रहे हो. आपको अगर यहाँ पर देखो, पहले डोंट ट्रीट ऑल अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, ऑलवेज टू ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द डिजीज. मेरी बात समझ रहे हैं आप? बोलो विपिन भाई, शू कीधु बोलो. સર સિસ્ટમ્સ ઉપર ટ્રીટમેન્ટ નહીં લેવી જોઈએ, જો ડિસીઝ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને કંઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ લેવી જોઈએ. मनोज जी बोलिए, मैंने क्या बताया अभी? Don't treat according to symptoms, treat according to the disease. वेरी गुड. आज आपका फर्स्ट नंबर कैसे आ गया? कभी नहीं आता है, आज आ गया इसमें. अब हम लोग क्या करते हैं, वी आर ऑलवेज टेकिंग एनी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स. सिम्टम इज नॉट द डिजीज. आप समझ रहे हैं बात को? हेडेक इज नॉट द डिजीज, but the acidity is the disease. So we have to treat the acidity, not the headache. लेकिन अब वो आप टीवी के एड पर से, इतने ग्लैमरस एडवर्टाइज से आप भी जो है उसके अधीन हो गए. हेडेक एस्प्रोएनासिन, हेडेक क्रॉसिन मेटासिन, हेडेक फीवर. अरे फीवर इटसेल्फ इज नॉट द डिजीज. फीवर डिजीज नहीं है, फीवर इज द सिम्टम ऑफ अदर डिजीज. कोरोना हो गया तो पहले बुखार से मत डरो, जल्दी से बुखार उतारना, बुखार उतारो, अरे 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 बुखार आ गया, अरे बुखार. ये गलती मत करो. बॉडी का अपना नेचर है कि वो उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से कोई दूसरा कुछ आ गया है तो बॉडी उसको निकालने की कोशिश करेगी. बॉडी को अंदर टेम्परेचर बढ़ाना मतलब बॉडी अपनी गर्मी बढ़ा करके उसके साथ फाइट कर रही है. और आपने क्रॉसिन मेटासिन पैरासीटामोल कुछ भी ले लिया तो वो जाके अंदर क्या करेगा, डिहाइड्रेशन. ब्लड में से पानी को जो है अलग करके उसको एक बार पसीने में निकाल देगी. तो बॉडी जो मेहनत कर रही थी गर्म करके उस वायरस के बैक्टीरिया के साथ लड़ने के लिए, उसकी ताकत टूट गई, उसकी शक्ति खत्म हो गई. ये गलती हमको नहीं करनी है. फीवर जितना नुकसान नहीं कर रहा है उससे ज्यादा 10 गुना नुकसान तो वो बैक्टीरिया अंदर जाके कर रहा है. You must understand the nature of the body. First of all, you must understand, you must see what the nature of body is. कफ एंड कोल्ड हुआ तो इतना ही डिस्टेंस है.
अब यहां से जो है वो कफ गले में आएगा, उसको बाहर फेंकना है। तो कोरोना को भी अंदर जाने से वो स्किन होल में से नहीं जा रहा है। कोरोना को बॉडी के अंदर जाने के लिए नाक और मुंह एक दो ही स्थान है, तीसरा स्थान ही नहीं है। फंगस को बॉडी में जाने के लिए नाक और मुंह दो ही स्थान है, तीसरा कोई स्थान नहीं है। कान से नहीं जाएगा, नाक से नहीं जाएगा, कोई सिर के बालों से नहीं जाएगा, आंख से नहीं जाएगा, वो स्किन होल से नहीं जाता है। तो आपको दो चीज पर तो ध्यान देना जरूरी हो गया। सबसे पहली बात, माता जी आप लिखेंगे सब जने, जरा पहले मैं बता रहा हूँ कि अभी ये माइक्रोमोन्सोसिस से बचने के लिए या आपको जो है ये ब्लैक फंगस से बचना है या कोरोना से भी बचना है, तो पहले ब्रश, आप पहले कॉलगेट वगैरह ये तो बंद ही कर दीजिए। और हम जैन लोगों के लिए तो कॉलगेट टच करने में भी 3 उपवास का प्रायश्चित है। कॉलगेट, इट इज नथिंग बट इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्लॉटर हाउस। तो हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब ये कॉलगेट है, फॉरेंस है, क्लोजअप है, ऑल द डिफरेंट नेम्स ऑफ टूथपेस्ट, दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्लॉटर हाउस। अब कत्ल खाने के अंदर मरे हुए जानवरों की बोन का पाउडर बनाएंगे, फिर उसके अंदर जिलेटिन जेली वगैरह डालेंगे, फिर उसमें ग्लिसरीन डालेंगे, फिर वो करें, फिर शुगर डालेंगे। अरे फिर दांत के लिए तो शुगर तो दुश्मन है, शुगर तो आनी ही नहीं चाहिए। आप तो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल देशी पद्धति से टूथब्रश करिए। अब क्या करना है लिखिए साहब, एक थोड़ी सी 2 चिमटी पिंच जो है वो हल्दी लीजिए, 1 पिंच खाली फिटकरी, एलम जिसको बोलते हैं, उसको तवे पर रख करके उसको पिघलाकर उसका पाउडर बनाइए। और 1 पिंच उसके अंदर, 2 पिंच उसके अंदर जो है सिर्फ सिंधा नमक। आ गई बात समझ में? आप लेफ्ट हैंड की हथेली में आपको इतना ही लेना है। लेकिन एक बात है, ध्यान रखिए, हल्दी हमारे घर में बनाई हुई होनी चाहिए। आखी हल्दी लाकर घर में उसका पाउडर किया हो, वही हल्दी आपको इफेक्ट देगी। आप ब्रांडेड देखकर मॉल में से लाएंगे, उसके अंदर मिट्टी और रंग आता है, कलर आता है, वो यूजफुल नहीं है। अब आपके लिए क्या हो गया कि सिर्फ आपका अंगूठा ही चलता है मोबाइल पर और टीवी के रिमोट कंट्रोल पर, इससे ज्यादा हाथ भी नहीं काम करता है, एनर्जी भी नहीं है। एक हल्दी का पाउडर घर में बना सको, इतनी भी आपकी ताकत नहीं है, तो फिर नुकसान होगा, कुछ नहीं है। अब आप बोलेंगे कि नहीं, लेडीज लोग बोलेंगे हल्दी હવે दांत पीला थई जैसे, हल्दी थी दांत खराब थई जैसे। अरे खराब नहीं होते हैं, दांत की सबसे बढ़िया जो है हल्दी काम कर रही। तो आप 3 चीज मिक्स कर ली, हल्दी, फिटकरी का पाउडर, सिंधा नमक का पाउडर। आपने फिटकरी 1 पिंच ली है, हल्दी 1 पिंच ली है और सिंधा नमक 2 पिंच लिया है। बस इतना सा आपको चाहिए। इतना इकट्ठा करके, अगर पॉसिबल है कि आपके घर में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है, तो 2-4 ड्रॉप डालिए, बस सिर्फ 2-4 ड्रॉप उसमें डालिए, ये हो गया पेस्ट। एंड ऑलवेज रब विथ दिस फर्स्ट फिंगर, जस्ट यूज योर फर्स्ट फिंगर, नॉट द ब्रश। अब वो फर्स्ट फिंगर से जरा 2 बार लेकर के विद गम्स, आउटर साइड ऑफ गम्स, इनर साइड ऑफ गम्स एंड द टीथ, जस्ट उसको आप अप्लाई करके 2 बार 4 बार, 2 मिनट का ही खेल है, खाली 2 मिनट रब करिए और 2 मिनट रहने दीजिए, एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए 2 मिनट। और उसके बाद में आप सिर्फ 1 गिलास वार्म वाटर लेकर के आप गार्गिल करिए, साफ हो गया खत्म। और उसी गार्गिल करते करते गले में ले जाकर गार्गिल करते, गरारे करते हुए आ करेंगे सब, तो कंठ के अंदर गले में भी रहा हुआ कफ सारा निकल जाएगा। दोनों काम हो गए आपके, बढ़िया ब्रश भी हो गया, आपके दांत एकदम क्लीन साफ हो गए,
बैक्टीरियल ग्रोथ जो दांत के बीच में है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, आपको फंगस जो है रहेगी नहीं, बनेगी नहीं, ब्लैक फंगस हो व्हाइट फंगस हो वो अंदर आएगी नहीं। और गले में कफ नहीं है, गले में से भी कफ निकल गया तो फंगस को रहने का, अपना घर बनाने के लिए स्थान ही नहीं मिल रहा है। सबसे बढ़िया बात हो गई। इतना सिंपल है, अगर किसी के पास नहीं है, कोई नहीं बना सकता है तो यहाँ से मंगा लेना, यहाँ बनता है विरालयम के अंदर और बढ़िया अच्छी तरह से बना करके सेट करके लोगों को दिया जाता है, लोग ले जाते हैं और अब उसी को यूज करिए। प्लीज डोंट टच कॉलगेट, आप भूल से भी टच मत करिए। बच्चों को तो भूल से भी कॉलगेट और टूथपेस्ट के साथ ब्रश को कभी टच करने ही मत दो। अब कॉलगेट इधर दूसरे नाम है, फॉरेंस है, क्लोजअप है, 50 नाम है, ध्यान रखिए, नहीं तो बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। ये तो हमको टच करने में, एक खाली हाथ टच करो तो 3 उपवास का प्रायश्चित आता है। वो बाय प्रोडक्ट है स्लॉटर हाउस का। और ये आप करके देखिए, एज ए मेडिसिन करिए या 12 ही महीने करेंगे, ऊपर से आपके दांत मजबूत होंगे, दांतों के अंदर डेंटल कैविटी आपकी बनेगी ही नहीं कभी, और दांतों के पेन भी कभी नहीं बनेगा साहब। सबसे बढ़िया अच्छी बात ये है, अगर किसी को कैविटी ऑलरेडी है तो वो सिर्फ हल्दी दबा दे वहां पर, रात को सोते समय हल्दी रख दो, सुबह उठ करके आप जो है गार्गिल कर लो। सबसे बढ़िया अच्छा लौंग, दैट इज क्लोव, CLOVE। अब वो क्लोव जो है वो चबा करके उस जगह पर रख लो, फिर वापस निकाल दो दोगे। इट इज बेस्ट पेन किलर है। सिंपल चीज से चलिए, बिल्कुल हमारे बाप दादा हजारों साल तक इसी सिस्टम से चले हैं साहब। कोई कॉलगेट तो भाई साहब ये कंपनी जो है आपके वहां की है, आउट ऑफ इंडिया की है, और ये कंपनी जो है 2800 करोड़ का नेट प्रॉफिट करके हर साल ले जाती है इंडिया से। तो कितना हम लोग कितना नुकसान कर रहे हैं एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी को, और जो है उसको इतनी ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। और फिर भी इतने कॉलगेट यूज करने के बाद बच्चों के भी दांत टूट रहे, गिर रहे हैं, बड़ों के भी गिर रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे डेंटिस्ट लोग कमा रहे हैं और आपका नुकसान हो रहा है। और आप ये यूज करके देखिए, आपका एक भी दांत नहीं हिलेगा, एक भी दांत नहीं गिरेगा, ऊपर से दांत मजबूत होंगे। कोई डेंटिस्ट मिलेगा, केम कोई दड़ा आवता केम नहीं, तो केम बोलो तो भाई बहुत अच्छा है रिजल्ट, मुझे आने की आवश्यकता ही नहीं लगती। हो गई बात एक। नंबर 1 देखिए, मैंने अभी आपको कहा है कि ब्लैक फंगस, ये क्या है? फंगस क्या है साहब? ये अनंत काय है, बादर साधारण वनस्पति काय। हमारे आगमों के अंदर जो शब्द आया है, जीवाभिगम आगम के अंदर, पन्नवना आगम शास्त्र के अंदर ये शब्द है, उसके लिए जो महावीर स्वामी की लैंग्वेज में, फंगस तो आपका अंग्रेजी नाम है, लेकिन इसको बादर साधारण वनस्पति काय, जो आलू प्याज की फैमिली है उसी फैमिली का ये है। आपके घर में आपने टोमेटो लाया, फ्रूट लाया, कोई भी चीज सड़ जाएगी। आज नींबू आपने जब लेमन जो है 2 टुकड़े करके थोड़ा सा पानी रखा, लगा, एक बार यूज किया, फिर ऐसे रख दिया, तो दूसरे दिन उसके ऊपर जो फंगस लगती है दैट इज वाइट फंगस। और कभी जो है लाई हुई चीज, अब ग्रेप्स लाई, अब ग्रेप्स आपने 4 दिन पड़ी रखी तो उसके ऊपर जो फंगस लग जाएगी, ब्लैक हो जाएगा, दैट इज ब्लैक फंगस। अब वो भी तो हवा में तो उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? तो वो क्या है? अनंत काय है, बादर साधारण वनस्पति का है। निगोद खाली है, वो सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है। तो एक सुई के अग्र भाग, जस्ट ऑन द टिप ऑफ निडल, उसके ऊपर ब्लैक फंगस जितनी आती है वो अनंत का है। कितने जीव आ गए एक टिप के ऊपर, निडल की टिप के ऊपर। अब वो जाकर मल्टीपल ग्रोथ करेंगे, तो कहाँ करेंगे मल्टीपल ग्रोथ? उसकी मल्टीपल ग्रोथ आपके कफ के साथ होगी। एक बार कफ उसको मिल जाए तो वो जो है अपना घर बना ले। अगर वो गई अंदर तो लंग्स के अंदर जो है फंगस शुरू हो जाएगी, अंदर स्टमक में चली जाए तो लीवर अपना एसिड छोड़ करके उसको खत्म कर सकता है, लेकिन वो नहीं जाएगी साहब, वो लंग्स में जाएगी। लंग्स में तो एसिड पहुंचता नहीं है। अब वो थ्रोट के अंदर,
गले के अंदर जहां कफ जमा रहता है, या कई लोगों को साइनस में जो कफ जमा हुआ रहता है, ये जो दोनों नाक के चारों तरफ यहाँ पर जो साइनस है वो देखिए, कई लोगों को हेड के बीच में भाग में कफ जमा हुआ रहता है, तो फिर फंगस को तो वहां जाकर के सेट हो जाना है। कोरोना भी जो है वायरस है, वो कोरोना अनंतकाय नहीं है, वो कोरोना जो है वो बेइंद्रिय जीव है, बैक्टीरिया की ही फैमिली का है, लेकिन वो जहरीला होने के कारण वायरस में आ गया। तो वायरोलॉजी की स्टडी के अंदर वो है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो क्या करेंगे सर, मल्टीपल ग्रोथ उनकी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में ये आपने अगर दंत मंजन का दोनों उपयोग कर लिया, दांत के टूथपेस्ट के रूप में भी उपयोग हो गया, वार्म वाटर के साथ गरारे करके गले में से कंठ में से भी आपने कफ निकाल दिया, बस अब नाक के अंदर जाने के चांसेस है आइदर कोरोना हो या ये फंगस हो। तो आपके घर में अगर बहुत अच्छा शुद्ध प्योर देशी गाय का घी अगर आपके पास अवेलेबल है तो, नहीं तो गलत घी मत लगा देना आप। आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, लेकिन वो भी विदाउट केमिकल का वर्जिन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। सिर्फ आपको 2 ड्रॉप नाक में डाल देने, या अंगुली लास्ट अंगुली से आपको 2 ड्रॉप करके नाक में लगा लो। ये आरटीसीपीआर के टेस्ट भी तो नाक से ही तो कर रहे हैं, कंठ में से कफ लेकर के ही तो टेस्ट कर रहे हैं। अब आप लगा दो, कोई भी फंगस बैक्टीरिया आपके नाक के अंदर अगर जहां तक तेल रहेगा तो वो अंदर जाएगा ही नहीं सर। अब ये ब्लैक फंगस ने लोगों की आंखें पकड़ ली है। आपको मालूम है पहले कंजक्टिवाइटिस होता था, वैसी कंडीशन आ गई। अब आंखें पकड़ रही है तो आंख की रोशनी जा रही है, आंख की शक्ति जा रही है, आंखें लाल लाल हो रही है, आंखों को अब उसकी विजन जा रहा है। बेटर है कि सिर्फ आप जो है गाय का देशी घी ड्रॉप करके 2-2 ड्रॉप आंखों में रोज डालिए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब मेंबर्स को डालिए। ये प्रिवेंटिव सिस्टम मैं बता रहा हूं आपको। अच्छी तरह से आप अगर रोज यूज रेगुलर करते रहेंगे तो आपको जो है प्रिवेंशन इतनी ज्यादा अच्छी रहेगी कि कोई चांस ही नहीं रहेंगे सर। आपको जो है वो प्लास्टिक की शील्ड, हेड शील्ड जो है वो पहनने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और सबसे बढ़िया, इससे भी अच्छा जो है, आप जरा लिखेंगे साहब, कड़वे नीम के पत्ते जो दाल कढ़ी में डाल करके मीठा नीम खा रहे हो वो नहीं, एक दूसरा नीम आता है कड़वा नीम जो होता है, उसके पत्ते और तुलसी के पत्ते, ये 2 मिलाकर अगर आप रोज लेते हो तो आपको तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता ऐसा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इन सब की कोई अच्छी से अच्छी मेडिसिन है तो कड़वा नीम है। लेकिन आपके लिए तकलीफ क्या है, कड़वू लागे छे, हम कड़वा नहीं खा सकते हैं साहब। जिंदगी भर आपने शुगर शुगर शुगर, शक्कर शक्कर शक्कर, और ये शक्कर आपके ब्लड में मिक्स हो गई, आपका डायबिटीज बढ़ गया, आपका यूरिन खराब हो गया, रात भर परेशान रहते हो, पूरी रात में 4 बार यूरिन करने जाना पड़ता है, आपकी नींद बिगड़ती है, आपकी सारी समस्या इस तरह से बिगाड़ दी। मेहरबानी करके शक्कर सबसे खतरनाक पॉइजन है, ये समझ करके धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। एक बार डायबिटीज है तो भी अगर थोड़ा सा गुड़ खा लेगा तो चलेगा, लेकिन शक्कर तो भूल से नहीं खाएंगे आप, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छी तरह से समझ करके चलिए। मैं प्रिवेंटिव सिस्टम बता रहा हूँ और इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के तरीके हम समझ रहे हैं, और ये अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बढ़ेगा। अगर आपने थोड़ी सी स्टीम ले ली, समझे कि नहीं, कुछ भी मत डालो, अजवाइन डाल करके स्टीम ले लो, हल्दी डाल करके स्टीम ले लो, गरम गरम पानी के अंदर आपको आधी चम्मच हल्दी आधी चम्मच अजवाइन डाल करके दिन में 2 बार स्टीम ले लेनी, तो कंठ में गले में से जो कफ है वो निकलना चाहिए। और सबसे पहले खाने की सिस्टम पर ध्यान दो, मुझे जो चीज कफ करे वो खाना ही नहीं है। इफ यू आर टेकिंग द ब्रेड बटर तो समझ लो कफ बढ़ने ही वाला है।
आप गेहूं खा रहे हो, गेहूं ले रहे हो, तो आपको कफ बढ़ना ही बढ़ना है। आप ज्वारी बाजरी खा रहे हो तो कफ नहीं बढ़ेगा। आप अगर तली हुई चीजें खा रहे हो तो कफ बढ़ना ही बढ़ना है। आप फ्रिज की चीजें खा रहे हो तो कफ अवश्य बढ़ेगा। आप एसी में रह रहे हो तो आपका कफ अवश्य बढ़ेगा। आप फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हो तो कफ जरूर बढ़ेगा। और कफ की बीमारी है, इनडाइजेशन के बाद होने वाली बीमारी है वो डायबिटीज। तो सबसे पहले आप संभाल लीजिए अपने आप को। अब डायबिटीज को दूर करना है तो सिर्फ आपको कड़वे नीम के पत्ते, उसको 15-20 पत्ते सुबह लेकर के मिक्सर में घुमाकर पी जाओ। नंबर 2, सुबह उठ करके 1 चम्मच 2 चम्मच मेथी को पानी में भिगो के रखिए और वो पानी आप 2 बार 3 बार पीते जाओ और भोजन के बीच में वो मेथी खा लो। इंडिया में जहां पर अम्बिल खाता चलता है वहां से करियाता लाओ, कड़ू करियाता लाकर 1-1 कटोरी 2 बार पियो। आप देखो 1 वीक के अंदर आपका डायबिटीज नॉर्मल होकर कंट्रोल में रहेगा, नॉर्मल होकर कंट्रोल में रहेगा। लेकिन भूल से भी चाय मत पीना, शक्कर मत खाना, हैवी चीजें मत खाना, ब्रेड बटर भूल से टच मत करना, नहीं तो फिर वापस जो है कफ बढ़ेगा, फिर डायबिटीज बढ़ेगी। इनडाइजेशन का सारा खेल है ऐसा। तो ये चीजें बहुत अच्छी प्रिवेंटिव है। अपने शरीर को संभालिए और आप सुरक्षित रहिए और निर्दोष दवाइयों से, निर्दोष उपचार चिकित्सा से चलिए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या बढ़ जाएगी। एलोपैथी के अंदर डॉक्टरों के पास दवाई नहीं है। आप मेहरबानी करके स्टीरॉयड को सबसे खतरनाक समझ के पहले दूर रहो। कब स्टीरॉयड की स्टेज कौन सी आती है, कब स्टीरॉयड की स्टेज आती है? कोरोना अगर आपको इन्फेक्टेड हैं, आप 5वां दिन चल रहा है, 6ठा दिन चल रहा है, 7वां दिन चल रहा है, कब आपका टेम्परेचर कितना है, गले में खराश कितनी है, तब जा करके जो है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। तो पहले से ही आप प्रिवेंटिव सिस्टम में ये उपयोग करोगे तो फायदा रहेगा, नहीं तो फिर और बिगड़ता जाएगा। अब मैंने प्राणायाम बता दिया, लंग्स एक्सपांशन एक्सरसाइज बता दी, ओम का बताया, रहम का बताया। ये सारी चीजें आप अगर कर रहे हो तो लंग्स के अंदर देखिए, प्राणायाम करने से भी टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। आप कभी भी देखो, कैसे भी अगर आपका अगर ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, मान लो कि 94 से वो नीचे उतर 90 पर आ रहा है, 85 पर आ रहा है, 80 पर आ रहा है, आप 3 से 4 काली मिर्च का पाउडर करके उसको घी के अंदर गर्म करके थोड़ा सा चाट लो। आधे घंटे 1 घंटे के बाद फिर आपका टेम्परेचर आप चेक करके देखिए, फिर 94 हो जाए। अब इतनी सिंपल चीजें हमारे पास है, लेकिन शायद कई घरों में तो काली मिर्च होती ही नहीं है साहब। हम तो हमेशा लाल मिर्च ही समझते हैं, बस सब्जी में लाल लाल डालो, लाल लाल। ये हमारी गलती हो रही है सब। और जब भी आपको बाहर निकलना है, आप मास्क लगाइए, लेकिन मास्क के अंदर मुंह में खाली एक लौंग, दैट इज क्लोव, आप मुंह में रखिए, चबा के खाएंगे नहीं। बाहर जाने के पहले क्लोव जो है वो लौंग, एक लौंग सिर्फ जीभ के ऊपर रख करके बाहर जाइए, फॉर योर सेफ्टी। सबसे बढ़िया चीज है, लौंग को जैसा बनता है रस चूसने की कोशिश करिए साहब, बहुत अच्छी चीज है। तो बाहर गए, पब्लिक है, खरीदी के लिए गए, मॉल में गए, कहीं पर गए जहां क्राउड के अंदर आपको 10-20 लोगों के बीच में जाना आना पड़े, ये होना चाहिए। और इससे भी बढ़िया अच्छा जो है वो अमृत बिंदु बोलते हैं, अमृत धारा बोलते हैं, उसको कॉटन पर 2-3 ड्रॉप लगा करके आप जो है अपने मास्क के अंदर रख लो, नाक के पास में, ताकि उसके आपको सुगंध आती रहेगी। उसके कारण आपको फंगस का, कोरोना का, बैक्टीरिया का, वर्म्स का, किसी का भी आपके नाक से अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ये बहुत काफी चीजें हैं ऐसी, इतनी सिंपल चीजें हैं, इतनी सिंपल है, जो मैंने आपको पहले कहा था कि अवर किचन इज द बेस्ट क्लिनिक, all the masalas are best medicines,
एंड हाउस वाइफ शी इज द बेस्ट डॉक्टर। बस हमको ये 3 बातें याद रखनी है। अब आप 3 बातों को समझ करके चलेंगे तो हमारे घर में सबसे बड़ी अच्छी काम की बात हो जाएगी। अब ये हमको समझ करके चलना है। तो ये आप समझ गए मैंने क्या बोला है? 3 बातें जो है। अशोक जी गैलडा आप बोलेंगे, वापिस रिपीट करेंगे? मथेनम वंदामी महाराज साहब, मैं अभी अमेरिका में हूँ, विल्सन के अंदर। मैं 3 बातें जो आपने बताई है कि भाई मतलब कोरोना और फंगस के लिए आपने उपाय बताया है कि भाई एक तो अमृत धारा आपके मास्क पर लगाइए। मैंने ये लास्ट 3 सेंटेंस बोले, जस्ट रिपीट करना है आप। आप फरमाइए गुरुदेव। नहीं, अच्छा आपने ध्यान नहीं दिया है। बोलेंगे हाँ। बीना बहन बोलेंगे, सब जने सुन लेंगे। हाँ जी महाराज। किचन इज बेस्ट क्लिनिक, हाउस वाइफ इज बेस्ट डॉक्टर। त्रीजो भूली गई। थर्ड सेंटेंस इज स्पाइसेस। बाजू में कौन है? मसाला मसाला। मसाला मसाला स्पाइसेस बेस्ट आर बेस्ट मेडिसिन। हाँ चलो बीना बहन, अरे दामिनी बहन बोलो, તમે શું કીધું મેં? મસાલા રસોડાના મસાલા બેસ્ટ છે, ઘરની વાઇફ હાઉસ વાઇફ એ બેસ્ટ મેડિસિન ડોક્ટર છે, અને ત્રીજું ભૂલી ગઈ મહારાજજી। क्या करना चाहते? मनोज भाई बोलो, करेंगे? हाँ, किचन इज द बेस्ट क्लिनिक बाबूजी, मसाला हाँ, इज द kitchen बेस्ट best. मेडिसिन, एंड हाउस वाइफ इज द बेस्ट डॉक्टर बाबूजी। चलो आज मनोज जी का Okay. सेकंड प्राइज आया। देखो बस इतनी Kitchen सी is 3 best. बातों को ध्यान रखिए। ख्याल है Okay. कि नहीं? सबको आप अपने घर में जो श्रीमती जी है उसको डॉक्टर बनाओ, लेकिन पहले आपके घर में काली मिर्च है कि नहीं? एल्सा बेन तुम्हारा घर में काला मरीच है? वेरी गुड, हाँ तो बोला है। आपके घर के अंदर हल्दी हाथ से बनाई हुई है क्या? है मम्मी बना के देती है। चलो इनकी मम्मी बना के भेजती है। आपके घर के अंदर फिटकरी एक एलम का टुकड़ा है कि नहीं है? कांति भाई छे घर में? फटकड़ी छे है, फटकड़ी। अब आपको क्या करना है, जिस पर रोटी बनाते हो तवे के ऊपर फटकरी के थोड़े टुकड़े करके रोटी पर ये तवे पर रख दो। वो जैसे ही गर्म हो गए वो वाटर टाइप में पिघल करके पानी बन जाएंगे। अब उसके बाद जैसे ही ठंडा होता है उसका पाउडर करके बॉटल भर लो। एंड यू हैव टू टेक ओनली 1 पिंच, बस ज्यादा नहीं चाहिए। और टूथपेस्ट के लिए 1 पिंच ले लो, और एक बार जो है गरारे करने के लिए 1 पिंच ले लो, सफिशिएंट। लेकिन आपको ये मैं कहने जा रहा हूँ, भूल से भी आपको ब्रेड बटर तो खाना ही नहीं है साहब। अशोक जी गैलडा जी बोलिए साहब, आपके घर में ब्रेड बटर आता है? हाँ आता है गुरुदेव, आता है, अरे लेकिन मैं नहीं बात। लेता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। तो फिर दूसरे क्यों लेते हैं? आप घर में वो भी सबको समझाइए ना। घर में सबको समझाइए कि भूल से जरूर। भी हमारे घरों में ब्रेड बटर तो आना ही नहीं चाहिए। अब बिल्कुल ब्रेड बिल्कुल। कितने दिन का बना हुआ है, मैं एक बार ब्रेड के ऊपर नेक्स्ट फ्राइडे को ब्रेड का व्याख्यान अलग दूंगा। अभी आज तो कितना टाइम हो रहा है ना, वापस मुझे ब्रेड के बारे में समझाना है। ये ब्रेड की रेसिपी क्या है, ब्रेड की मेथड क्या है, ब्रेड बनता कैसे है। और सही मैं है। लास्ट सेंटेंस यहाँ तक बोलता हूँ कि ब्रेड वेजिटेरियन है कि नॉन वेज? ये भी आप सुनोगे नेक्स्ट फ्राइडे को, क्योंकि ये एक ही क्लास हमारी इसकी चलती है। बाकी तो फिर वापस दूसरी कल की जो क्लास है ये अभी एल्साबेन आपको बताएगी, और ये आपको सबको समझना है। आप ये इंटरेस्ट लेते हो, ये भरत भाई वगैरह खाली फ्राइडे को ही आते हैं, तो जिनको इसका इंटरेस्ट है तो फ्राइडे को और डबल संख्या होती है भाई साहब। बिल्कुल। बोलिए, अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी जी महाराज साहब, मुझे एक सवाल है। हाँ आपने जो ऑर्डर कर वेरालय में से जो आइटम मिलती है ना, वो हाँ। आई थिंक एल्सा जी शुड गेट कांटेक्ट। हम काफी लोग मंगाना चाहते हैं। दूसरा, आयुर्वेदिक के लिए जो आपने कहा, तो ये इंडिया से भी कई लोग जैसे कि आई शुड नॉट से द नेम, बट रामदेव बाबा के वहां से मिलते हैं कुछ चीजें। बहुत अच्छा है। अच्छा, तीसरी चीज ये अमृत बिंदु आपने जो कहा वो क्या है? अमृत धारा।
हाँ, अमृत धारा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैम्फर, पेपरमेंट एंड मेंथॉल, जो 3 आइटम है। कपूर, एक अर्जुन का, अरे अपने क्या अजवाइन का पानी आता है फूल, फिर उसमें मेंथॉल, पेपरमेंट होते हैं, और इसके साथ में कैम्फर होता है। वो इक्वल लेवल में उसको सेट करके फिर जो है बनाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो पानी लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। यहाँ पर विरालय में ऑलरेडी बना बनाया तैयार है ऐसा। फिर उसको और ज्यादा पोटेंटाइज करने के लिए, एनर्जेटिक करने के लिए हम तुलसी का और उसके अंदर सेटिंग करके मिक्स करके बना कर देते हैं, तो वो भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये चीजें हैं, लेकिन सवाल आपका है कि अब इंडिया से अमेरिका भेजना कैसे, ये बड़ा प्रॉब्लम वो है। हम कर लेंगे, कुछ सुविधा कर लेंगे। ठीक है, और ठीक है। दूसरा ये है कि आपने दांत के लिए जो चीजें कही ना, तो हाँ हम जी। कड़वे नीम का जो दातुन करते हैं वो अच्छा नहीं? बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया है। अगर आप कड़वे नीम का दातुन करते हैं तो वो, कड़वे नीम का मतलब क्या है, वो एंटीबैक्टीरियल है, अच्छी चीज है, नहीं यार, बहुत अच्छा है। इंडिया इंडिया के नीम का पेस्ट बना के भेजते हैं इंडिया से। अब वो फिर जो है पेस्ट बना के पता भेजेंगे तो नहीं कैसा शक्कर, होगा। वो फिर शक्कर भी डालेंगे, मीठा भी करेंगे, और कुछ कर देंगे साथ। आप तो वो मत करिए, फिर तो या तो नीम की जो है, जो हमको बिल्कुल ब्रांच लेनी ही चाहिए ट्रीज के ऊपर से, उसका इतना सा 1 अंगुली जितना ही पीस चाहिए, बस उससे करेंगे तो बहुत बेस्ट चीज है, जो हमारे बाप दादा बरसों से करते आ रहे थे। अगर वो नहीं है तो ये कर लो ना, घर में 3 पिंच आपको इकट्ठी करके, जस्ट आपने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया और फिर पेस्ट बन गया, यूज कर लिया, बहुत अच्छा है। जी जी जी। ये रेडीमेड पेस्ट आएंगे तो वो तो सब लोग उसी तरह से करेंगे ना फिर बनाने के लिए। अब आपको टेस्टी बनाना है तो उसमें सब डाल देंगे तो। हाँ बोलिए साहब, और की सा- हाँ, साहब साहब जी, हाँ ये गाय का हाँ। घी जो एक आपने बोला है, ये गाय का घी वन सेकेंड, वन बाय वन। पहले सोनल बेन कैन आस्क क्वेश्चन। गुरुजी, साहिब जी, अभी ये पोस्ट कोरोना इफेक्ट में ऐसा हो रहा है कि लोगों का खून है जो थिक होता जा रहा है, और इसकी वजह से बहुत लोगों को अटैक भी आ रहा है। तो हाँ। वो खून थिन करने का कोई ये आपकी साइड इफेक्ट है रेडमिसिन की या फिर स्टीरॉइड की, ये साइड इफेक्ट है, तो पहले उससे बचिए। अब आप खुद को पतला करने के लिए, क्लॉट ना होवे उसके लिए लिखिए, सिर्फ अर्जुन की छाल और दालचीनी, 1 टीस्पून फ्रॉम द अर्जुन छाल। ये अर्जुन, इट इज द नेम ऑफ द ट्री, और उसकी स्किन होती है, वो लेना है 1 टीस्पून, और उसमें दालचीनी आपको आधी टीस्पून मिक्स करनी है। और सिर्फ जैसे जस्ट यू आर बॉइलिंग द टी, अब उसको 2 ग्लास पानी में 1 चम्मच ये डालिए, बॉईल करिए, जलाकर आधा करिए, और फिर आप 2 टाइम पी लीजिए। ये सबसे बढ़िया अच्छा है, ब्लड थिनर है, ब्लड को पतला करेगी, और उसके साथ साथ में क्लॉट होने ही नहीं देगी सर। ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा बढ़ाएगी, कोलेस्ट्रॉल भी घटाएगी, हार्ट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। ये देखिए मनोज जी का बेटा आपको दिखा रहा है, हाँ आप देख लीजिए, मनोज जी का बेटा बता रहा है, उसके पास वहां पर रखी है, ये बिरालम से बनी हुई चीज ये लेके गए हैं, तो बता रहे हैं आपको। ये भी यहाँ पर बिरालम में रेडी है, जिसको ये मंगाना चाहिए आप मंगा सकते हो। तो यहाँ आप लिंक बैठा दीजिए, कांटेक्ट कर दीजिए, आपको भेज देंगे, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लेना आप। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। और जो सबसे बेस्ट गाय का घी यहाँ विरालय में बनता है, क्यों बनता है, यहाँ अभी गौशाला के अंदर 550-600 गाय हैं, बैल है, बछड़े हैं। ये जो हम यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि हाईवे पर है, तो इट इज गोइंग फॉर स्लॉटरिंग, हाईवे पर से जो है, तो उसको बचा करके लाकर यहाँ सुरक्षित रखे हैं। और फिर जो गाय दूध देती है तो यहीं पर, क्योंकि यहाँ हमारे माउंटेन के ऊपर, पहाड़ी पर है, तो ये गाय नीचे रास्ते पर जाती नहीं है, प्लास्टिक वगैरह खाती नहीं है, कोई चीज नहीं, यहाँ उनको प्योर शुद्ध घास वगैरह ही खिलाई जाती है। तो यहाँ गाय का घी बनता है। हाँ, इतना बहुत ज्यादा तो नहीं बनता है, लेकिन जो बन रहा है हर महीने 150-200 किलो के आसपास बनता है। और वो जो है स्पेशल, जो लोग इसके इच्छुक है उनको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं।
बाहर पब्लिक के अंदर या बाहर सेल के अंदर इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट में बनता नहीं है, लेकिन बनता है तो प्योरिटी उसकी 100%। यहाँ उसके अंदर कोई मिक्सिंग का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। ये बड़ा फायदा है साहब। मैं आपको पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आज फिर से कर रहा हूँ। 1 साल के ऊपर हो गया है कि लॉकडाउन चल रहा है और इतनी बड़ी गायशाला 600 गायों को चलाने संभालने के लिए गायों को लोग रोज खिलाना पड़ता है, रोज उनको पानी पिलाना पड़ता है, and it is on the Katraj mountain, so every day we are calling the tanker of waters। तो उसका भी खर्च लग रहा है, गायों को घास खिलाने के लिए ट्रक के ट्रक आ रहे हैं। तो थोड़ा सा जीव दया के अंदर आप सहयोग करना चाहें तो बहुत अच्छा है। जरूर जरूर करेंगे। हाँ साहब, तो वहां पर ही आपके सुनील जी बखारिया जो हमारे क्लास में हमेशा ही रहते हैं, उनके श्रीमती, तो एल्सा बेन आपको कांटेक्ट नंबर भेज देंगे। आप लोग सब जने मिल करके थोड़े गौशाला को जीव दया का तो पुण्य करिए कम से कम। जी जी, ये बहुत जरूरी है साहब। और यहाँ की चीजें बनती है तो गौशाला का यहाँ पर खास करके जो है काफी चीजें गौशाला में से ही बनती है। बहुत अच्छी अगरबत्ती बनती है और चीजें जो बनती है जिसको हम गोमूत्र कहते हैं, अर्क कहते हैं। ऐसे मेडिसिन जो है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन है समस्या ये है कि डोनेशन पर ही गौशाला चलती है। अब मुश्किल से 600 गाय में से 10-20 गाय ही दूध दे सकती है, बाकी तो नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सब स्लॉटरिंग के लिए जाती हुई है ना। तो विदेशों में जो आप लोग रहते हैं उनके लिए वहां सुनील जी बखारिया ने व्यवस्था बैठाई है, वो इकट्ठा करके यहाँ इंडिया में भेजेंगे। इंडिया में जो लोग रहते हैं तो उनको यहाँ से डायरेक्ट जो है आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह आपको भेज देंगे। आप आरटीजीएस कर सकते हो, चेक भेज सकते हो, एज यू लाइक। लेकिन अगर आपकी भावना है तो जीव दया के लिए डोनेशन करिए, ये हम आपको अपील कर सकते हैं, और तो ज्यादा क्या कह सकते हैं साहब। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुनील जी को, वखारिया जी को, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया है और उन्होंने इकट्ठे भी किए पब्लिक में सबके अवेयरनेस। हमारे क्लास में अंदर जो ये अपने नए माता जी जुड़े हैं इलाबेन करके, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से कल 1 लाख रुपए का डोनेशन देने का अनाउंस किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको, बड़ी खुशी की बात है। खूब देखो अनुमोदना। हाँ जी, उनकी भावना प्रकट हुई है। वो तो अभी लास्ट मंथ 1 ही महीने से जुड़े हैं, लेकिन अच्छी भावना है तो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं साहब। आप जिनकी भी इच्छा हो तो आप जरूर से करना। और ये एल्सा बेन आपको सबको बैंक डिटेल वगैरह भेज देंगे, आप डायरेक्ट जो है बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। और जिनको जो चीजें चाहिए वो आप जरूर से मंगा सकते हैं, ठीक है। हाँ साहिब जी, कोई साहिब जी एक प्रश्न पूछना था। साहिब जी, एक मेरे को एक साध्वी जी महाराज हैं, उन्होंने कहा था वो जब भी नीम खाती हैं, नीम का पत्ता या कोई भी कड़वी चीज खाती हैं, उनको बुखार आ जाता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ये किस कारण से पॉसिबल नहीं है। नीम के पत्ते से तो बुखार उतरता है। अच्छा, उनको नीम नहीं अनुकूल है तो उनको गिलोय लेने को बोलो। अच्छा, और साहिब जी उन्होंने कहा था अगर करेला के पेड़ के ऊपर हाँ जी एक वेल चढ़ती है ना, उसका नाम गिलोय है। अगर वो गिलोय का ले सकते हैं तो बुखार उतर जाता है, नीम से भी उतर। अब उनकी कोई दूसरी तकलीफ होनी चाहिए, कोई और अलग बीमारी होनी चाहिए, नहीं तो कभी नहीं होता है। जैसे करेला वो सब्जी की तरह खाती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसका जूस ले लेती हैं तो बुखार हो जाता है। लेकिन आप करेले की जूस ही बिना उबाले बिना सब्जी के आप डायरेक्ट जूस आपके श्रावक जी को दो, डायबिटीज कम हो जाएगी। हाँ जी, वो तो ले लेते हैं। क्योंकि आप लोग महिलाएं जो करेला की सब्जी बनाते हैं तो वो तो इतना बिगाड़ देते हैं कि डायबिटीज नहीं होता हो तो हो जाए। और करेला वो तो ले करेला आप ले लोगे, करेला वो तो ले ऐसे लोगे तो आराम से ले काम लेते हैं, आराम से ले लेते हैं साहब जी। हाँ जी, मथ्यंदन नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोकेशवसागुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु
मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् कौन है साहब? मथे वंदनामि साहब जी। Please listen to Elsa. Elsa ji का सुनो please. Just I want to say everyone, tomorrow we have a class. कल class है Saturday और Sunday 8 PM विद्यात्व ग्रंथि भेद का जो class है, please do join. It is the same link और 8 PM का है कल और please do. अमेरिका का टाइम 10:30 AM EST Standard Time. कल भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था और परसों जो है जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने अपने समय में की, वो परसों का दिन है। तो कल जो है हम थोड़ा भगवान महावीर के केवल ज्ञान के बारे में समझेंगे, भगवान को कैसे हुआ, क्या हुआ था, वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और फिर परसों की बात वो भी साथ में जोड़ देंगे। जैन शासन की स्थापना हुई थी, तो ये थोड़ी सी बात को जो है कल के लिए सब्जेक्ट दे रहा हूँ। आप लोग जितने जुड़ रहे हैं तो सबको जुड़ने, क्योंकि कई लोगों का इंटरेस्ट खाली आज की क्लास में ही रहता है, कोई सैटरडे संडे वाले कम इंटरेस्ट वाले होते हैं, तो जरूर जुड़िए, आपको इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए साथ धर्म लाभ। भारत जी मथे वंदनामि सातम रहजो।